दोस्तों नमस्कार। नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर हैट्रिक बनाते हुए तीसरी बार आज शपथ ले ली। इन 10 वर्षों में इस देश के राष्ट्रपति बदल गए, यह देश बदल गया और शायद इसीलिए आज जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें शपथ दिला रही थी तो लोगों के जहन में दो ही सवाल रेंग रहे थे। एक सवाल तो यह था कि बीते 10 वर्षों में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने सरकार को चलाया, क्या उसी तर्ज पर अब अगले 5 वर्ष सरकार चलेगी या फिर उसमें परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि सरकार इस बार अल्पमत में है, उनके साथ गठबंधन के साथियों का सहयोग है, तभी यह सरकार चल रही है। और दूसरा सवाल यह खास तौर पर रहा, क्या वाकई यह सरकार 6 महीने चल जाएगी, 2 साल चल जाएगी, या अपने बोझ तले या अपने अंतर्विरोध तले यह सरकार ढह जाएगी। ये दो सवाल के इर्द गिर्द दरअसल 2024 का जनादेश भी गूंजता है और मौजूदा वक्त में जिस स्थिति में यह देश अपने आप को चुनावी दौर के बाद देख रहा है, उससे निकली हुई धड़कनें भी इस दौर में सुनी जा सकती है, क्योंकि पहली बार एक झटके में सत्ता में आने के लिए मोदी शब्द गायब हो गया, बीजेपी शब्द गायब हो गया। न मोदी की गारंटी न बीजेपी सरकार, इस दौर में एनडीए की सरकार है। हालांकि सरकार ने शपथ लेते वक्त पुराने उन तमाम चेहरों को अपने साथ रखा, जिसमें से कुछ चेहरे मुखौटों के तौर पर रहे तो कुछ चेहरे विरोध के स्वर के साथ दिखाई दिए, जिसमें एक ही नाम बार बार गूंजता है, नितिन गडकरी का। और ताकत और डर के प्रतीक के तौर पर अमित शाह ने भी शपथ ली। राजनाथ सिंह की खामोशी या सबको एक साथ लेकर कैसे चलाया जाए, यह सोचते हुए राजनाथ सिंह की भी मौजूदगी इस शपथ ग्रहण समारोह में नजर आई। उस फेरिस्त को भी समझिए जहां पर नौकरशाह सत्ता में आए, चाहे वो विदेश मंत्री के तौर पर जयशंकर हों या फिर हरदीप सिंह पुरी हों। और उसके बाद पहली बार 2 राज्यों के मुख्यमंत्री की एंट्री भी हो गई, उसमें एक खट्टर और दूसरे शिवराज सिंह चौहान। किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, गठबंधन के साथियों में से कौन अपने बूते मंत्रिमंडल के भीतर रहते हुए अपने विभाग को चला पाएगा या फिर पीएमओ उसे चलाएगा, ये तमाम सवाल बार बार इसी दिशा में ले जा रहे हैं कि सरकार बीते 10 वर्ष की तर्ज पर चलेगी या इस बार बदल जाएगी, ये सरकार टिक पाएगी या नहीं टिक पाएगी। क्योंकि पहली बार इस देश के चुनाव से ऐन पहले प्रधानमंत्री ने खुद को भगवान के तौर पर देखा, अवतरित पुरुष के तौर पर देखा, और इस देश के चुनावों में सबसे ज्यादा परिवर्तन पहली बार उसी हिंदुत्व को लेकर हुआ जिसके आश्रय बीजेपी अभी तक अपना बेड़ा पार करती रही, और आरएसएस उसी को एजेंडे के तहत इस देश की राजनीति के शुद्धिकरण के साथ खुद को साधता रहा। यानी एक व्यापक परिवर्तन इस देश के भीतर है। लेकिन आज प्रधानमंत्री वही शख्स है जो 2014 में थे, और इस दौर में अलग अलग क्षेत्रों के भीतर उठते हुए सवालों ने इस देश के सामने नया सवाल यह भी पैदा कर दिया, क्या वाकई विपक्ष के तौर पर इंडिया कोई पहल करेगा या नहीं करेगा। वो तिकड़मों के आश्रय सरकार गिराएगा या इंतजार करेगा। हालांकि एक लाइन उन्होंने अपने प्रस्ताव में इंडिया ने जरूर लिखा कि हम सही वक्त का इंतजार करेंगे। ये सही वक्त का इंतजार और सही वक्त पर सही कदम, यह तो चंद्रबाबू नायडू को भी उठाना है, ये कदम तो नीतीश कुमार को भी उठाना है, और सही मायने में यह कदम तो राजनीति करने वाले हर उस शख्स को उठाना है जो जानता समझता है कि राजनीति कैसे की जाती है और खुद को लाइमलाइट में कैसे रखना चाहिए या हर वक्त सत्ता के साथ कैसे रहना चाहिए। यानी जरा सी ढलान शायद मौजूदा वक्त की परिस्थितियों को आने वाले दिनों में बदल दे, और यह बदलने की परिस्थिति राज्यों के चुनाव के साथ शुरू भी हो जाएगी, जो 3 महीने के बाद उसी चुनाव आयोग को नोटिफिकेशन जारी करना है, जिस चुनाव आयोग पर आरोप दर आरोप लगते चले गए कि वह सरकार यानी मोदी सत्ता को दोबारा लाने के लिए क्या कुछ कर रहा है। तो क्या वाकई राज्यों के चुनाव के मद्देनजर इंडिया गठबंधन की खामोशी है?
क्योंकि इनकी अपनी मीटिंग में जब यह प्रस्ताव आया कि सरकार को रहने दिया जाए या फिर पहल की जाए, तो शरद पवार ने खास तौर से कहा इंतजार करना चाहिए कम से कम 5 महीने तक, क्योंकि इस 5 महीने का मतलब 2024 का दिसंबर का महीना आ चुका होगा और उस वक्त तक हरियाणा में, झारखंड में और महाराष्ट्र में भी सत्ता परिवर्तन हो चुका होगा। बीजेपी के भीतर का शोर बढ़ चुका होगा। राजनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री मोदी अपनी नैतिक साख अगर इस चुनाव में खो चुके हैं, तो फिर इन 4 महीनों के बाद होने वाले चुनाव के बाद वो कहीं नहीं टिकेंगे, क्योंकि इस देश के भीतर में वोटों के समीकरण जाति समीकरण के आश्रय बदल गए, ध्रुवीकरण की राजनीति के तौर तरीके बदल गए और जिस हिंदुत्व पर बीजेपी और संघ सवार होता था वह भी एक झटके में लापता हो गया। यानी एक ऐसे राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में, तो ऐसे मोड़ पर हमें लगता है आज बीते 10 बरस को जरूर याद कीजिए और उन 10 वर्षों के बाद आने वाले 5 वर्षों के अक्स तले मोदी सरकार के नियम कायदों को समझने की आज आप कोशिश कर लीजिए, क्योंकि शपथ ग्रहण से चंद घंटे पहले 7 RCR, ये पुराना नाम है, अब तो 7 लोक कल्याण मार्ग है जहां पर प्रधानमंत्री का घर है, वहां पर हॉल में तकरीबन 65 कुर्सियां लगाई गई। प्रधानमंत्री उस समय तक शपथ लिए नहीं थे, लेकिन वो बता रहे थे कि कैसे सरकार चलनी चाहिए और ये उनका भाषण तकरीबन 45 मिनट तक लगातार चला। इस दौर की कुछ तस्वीरें निकल कर आई, पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए, फिर समझेंगे इस सरकार के होने का मतलब है क्या और यह सरकार कैसे चलेगी और इस सरकार को डिगाने के लिए इंडिया काम करेगा या खुद एनडीए ही ये काम कर देगा। लेकिन पहले 7 लोक कल्याण मार्ग यानी प्रधानमंत्री के घर के भीतर की वह तस्वीर जिसमें क्या हो रहा है खुद देखिए और समझिए। जाहिर है ये एकजुटता का बोध भी कराता है और किसी नेता को अपने मातहत काम करने वाले मंत्रियों को सीख भी देता है। यह एक ऐसी क्लास भी है जिसमें मास्टर जी अपने छात्रों को पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन राजनीति ऐसे चलती नहीं है और इसका खासा अनुभव इससे पहले कई सरकारों में रहा है। वो चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे देवगौड़ा हो, चाहे आई के गुजराल हो, चाहे पीवी नरसिम्हा राव ही क्यों ना हो। इन तमाम परिस्थितियों को परखते हुए मौजूदा वक्त में आकर आप खड़े हो जाइए, क्योंकि ये वही देश के प्रधानमंत्री हैं जो 2014 में शपथ प्रधानमंत्री पद के लिए थे। ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और इस बार जब चुनाव होने वाले थे तो अपने 10 बरस को याद करके नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों से यही कहा था कि जाइए जनता के बीच और उन्हें बताइए कि 23 साल तक जो व्यक्ति इस देश के लिए सेवा कर रहा है उसके दामन पर एक भी दाग नहीं है करप्शन का। वो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक के 23 बरस में उसने कितना पाक साफ काम किया है, लेकिन पता नहीं सांसदों ने बताया या नहीं बताया, लेकिन 2024 के जनादेश ने इसे नहीं माना। हर किसी को याद 2002 अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री, उस वक्त राजधर्म का पाठ पढ़ाने उन्हें गांधीनगर जाना पड़ा था और आज की तारीख में इस देश के भीतर कितनी मोटी मोटी लकीर खींच दी गई। उन सब को लेकर राहुल गांधी जब यात्रा पर निकले तो हर तरफ एक ही सवाल बार बार रेंग रहा था, क्या इस देश के भीतर में अब लोगों को प्यार की जरूरत है, मोहब्बत की जरूरत है, या घाव पर नमक नहीं मलहम चाहिए जो कोई सत्ता देने को इस दौर में तैयार नहीं है। अलग अलग नीतियों के आश्रय, कायदों के आश्रय कैसे बांटा गया, यह सारी एक तस्वीर है। हमारी टीम ने उसका बड़ा प्रयास किया कि आखिर इन 10 वर्षों को याद करते हुए आने वाले 5 वर्ष को कैसे देखा और परखा जाए। बांटने की राजनीति की थ्योरी ने महाराष्ट्र में पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं छोड़ा। शिवसेना बटी, एनसीपी टूटी। राजधर्म का पाठ 2002 का था, लेकिन उसके बाद जनता ने
इस देश की सरकार को माइनॉरिटी में लाकर खड़ा कर दिया और कहा आपको हम पूर्ण बहुमत नहीं देंगे। इसीलिए यह बीजेपी की नहीं, मोदी की नहीं, यह एनडीए की सरकार है जिसका शपथ ग्रहण समारोह अब से चंद मिनटों पहले हुआ है। और उसके बाद ध्यान दीजिए, जो मिथ इस देश के भीतर में तैयार किया गया वह बहुत साफ तौर पर था टीना, यानी देयर इज नो अल्टरनेटिव, आपका कोई विकल्प ही नहीं है। लेकिन इस दौर में विकल्प तो दूर की बात है, पहली बार नजर आया और परिभाषा निकली, देयर इज ए फेडरल अल्टरनेटिव, यानी इस देश का संघीय ढांचा ही आपका विकल्प है, जो इंडिया की शक्ल में सामने आकर खड़ा हो गया। और अपने बूते बीजेपी सत्ता में नहीं तो उसके सामने भी यह सवाल था, क्या वाकई अब इस देश का कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है? और जब अपने अपने तर्ज पर सर्वे निकल कर आने लगे तो कुछ राज्यों में मोदी पिछड़ गए, राहुल गांधी से पिछड़ गए। लेकिन सवाल तो उसके आगे था, इस देश के भीतर जो मुद्दे थे, महंगाई और बेरोजगारी रेंग रहे थे, लाभार्थियों की एक लंबी कतार शुरू की गई, लेकिन बावजूद इसके सत्ता और सरकार के साथ वो खड़े नहीं हुए। ये बहुत तत्काल की स्थिति है, सिर्फ आपको याद दिलाने भर की परिस्थिति है। अब सरकार के सामने चुनौती सीएए एनआरसी को लेकर इस देश के मुस्लिम समुदाय के सामने कैसे पेश आना है, यह भी सवाल है। जबकि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की जरूरत मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि उनकी अपनी पॉलिसी मुस्लिम समाज के अनुकूल की है, वो चाहे हज यात्रा को लेकर हो, चाहे आरक्षण को लेकर हो। संविधान, बाबा साहब अंबेडकर, इस देश की पूरी जातीय समीकरण को इस मुद्दे ने एक झटके में बदल डाला और कोई सोच नहीं सकता था कि आखिर वो दलित वोट कहां जाएगा, उसने दिखला दिया वो किधर जाएगा। पूरे तौर तरीके बदल गए और एक झटके में बीजेपी या कहें नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो सोशल इंजीनियरिंग थी ढह कर गिर गई। बावजूद इसके सरकार तीसरी बार शपथ ले चुकी है और उसके बाद इस देश के भीतर ग्रामीण इलाकों में तनाव खुलकर नजर आने लगा और वह जनादेश की शक्ल में इस रूप में भी आया कि कांग्रेस को इस बार 26 सीट ग्रामीण इलाकों में ज्यादा मिल गई और उसका आंकड़ा 55 तक पहुंच गया। बीजेपी की सीट पिछली बार 198 ग्रामीण क्षेत्रों से मिली थी, इस बार उसमें तकरीबन 49 सीटों की कमी आ गई और उसका आंकड़ा 149 पर आ गया। यानी ग्रामीण क्षेत्रों के भीतर लोगों में आक्रोश, मौजूदा सत्ता को अब उससे इस सरकार को कैसे पेश आना है, यह तमीज उसे सीखनी होगी। क्योंकि राजनीति करनी है तो आपको जनता को साथ लेकर चलना होगा। डर और भय के वातावरण में आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। एक तरफ डर था और दूसरी तरफ प्रेमदूत की तर्ज पर राहुल गांधी नजर आने लगे। यह डर क्या था और 10 बरस की राजनीति में यह कौन सा डर था? कौन से नियम कायदे थे? कौन सी तानाशाही रेंग रही थी जो आने वाले 5 वर्षों में नहीं रेंगेगी? यह भी कोई सवाल पूछ सकता है। डर के इस एहसास के पीछे दरअसल ड्राइंग रूम तक में फुसफुसाहट होती थी, मत जोर से बोलिए, टकराव हो जाएगा और यह आवाज बिग बॉस सुन लेगा। पता नहीं टेलीफोन को लेकर घंटियां बजती थी, लेकिन बातचीत के चेहरे बदल गए, रूप बदल गए। लोग कहते थे मिलकर बात करेंगे, टेलीफोन पर बात नहीं करेंगे। मोबाइल को बंद कर दिया गया। मिलकर करने की बात के पीछे इस देश के भीतर जो बिजनेस मैन थे वह भी अपने आप में सिमटते चले गए। उन्हें समझ नहीं आया कि सरकार के हक में कहें, लेकिन सरकार की नीतियां उनके खिलाफ है तो अब जिंदगी कैसे चलेगी। यह इस देश के बिजनेसमैन के तौर तरीके थे। पढ़े लिखे लोगों ने अपनी ओपिनियन को, अपनी विचारधारा को खुले में रखने से संकोच करने लगे। यह कैसा डर था इस दौर में जो लगातार पनप रहा था। एनजीओ जो इस देश में चलते थे ताले लगने लगे। इन सब के बीच लोग इतने डर थे कि खुले में बोलने से डरने लगे। वो वोट किसे दे रहे हैं यह भी छुप गया। और डर देखिए कि फ्री प्रेस एक झटके में गायब हो गया। यानी जो प्रेस धड़कनों को सुनकर सत्ता को आगाह करता, उसने तो कुछ इस तरीके से ढिंडोरा इस देश के भीतर में पीटा कि सत्ता भी समझ नहीं पाई और वह फ्री प्रेस गायब होकर जब सत्ता अनुकूल हो गया तो उसकी धड़कनें गायब हो गई। लोगों ने उसकी धड़कनों को इस बार सुनने से मना कर दिया और अपने भीतर का जो रिएक्शन था, लोग भी हर चीज में सिर्फ हां कहने लगे और सत्ता को लगने लगा कि वो 400 पार है। जनता ने जमीन पर लाकर पटक दिया। वो सरकार एक बार फिर शपथ ले चुकी है। अब उसे अगले 5 बरस चलाना है। इस देश के भीतर में आतंक का हथियार
इस देश की जांच एजेंसियां बन गई। वो ईडी है, वो सीबीआई है, वो इनकम टैक्स है। किसने सोचा था कि प्रीमियर जांच एजेंसी आतंक के हथियार के तौर पर नजर आने लगेगी और इस देश के पॉलिटिशियन हो, इस देश के कॉरपोरेट हो, इस देश के इंडस्ट्रियलिस्ट हो, इस देश के प्रोफेशनल हो, हर कोई डरा सहमा इस देश में क्यों नजर आने लगा और क्यों वो खुलकर अपनी ओपिनियन को रखने से बचने लगा। विरोध के स्वर जहां होते वहां पर पीएमएलए कानून आ गया। देशद्रोही कानून, सेडिशन का कानून रेंगने लगा। उसका खुला प्रयोग राजनीतिक तौर पर इस देश में नजर आने लगा। इसीलिए सवाल है कि बीते 10 बरसों की आहट तले अगले 5 बरस बदल जाएंगे या फिर एक नए चेहरे के साथ सामने आ जाएंगे जिसके हाथ में एक एनडीए का मुखौटा होगा। राजनीतिक तौर पर ऐसी स्थिति इससे पहले इस देश में कभी नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके बार बार ढोल पीटे गए कि नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी ही हैं जो तीसरी बार शपथ ले रहे हैं। बिल्कुल, इतिहास के पन्नों में अब यही दर्ज भी हो गया, लेकिन इस दौर में यह भी दर्ज है कि अनगिनत नियम कायदे, अनगिनत केस दर केस और उसमें उलझता हुआ भारत, सालों साल जेल में डाले गए लोगों को 24 ऐसे लोग थे जिनको कि 2 साल से 5 साल तक जेल में क्यों रखा गया ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि अदालतों से जब छूटे हुआ, अदालतों के मार्फत जब उन्हें रिहाई मिली तो उन पे जो आरोप लगाए गए थे वो आरोप कहीं थे ही नहीं। बावजूद इसके वही सरकार इस बार एनडीए की शक्ल में शपथ ले रही है और इंडिया को लग रहा है कि ये अपने बोझ से डगमगाएगी, गिरेगी, क्योंकि चीजें बदलती नहीं हैं और इस दौर में जो भ्रष्ट लोग और आरोपी जो सरकार के साथ आए वो सब खुले तौर पर सत्तानुकूल हुए ही नहीं, उनको लाभालाभ मिला। वो अजीत पवार हों या प्रफुल्ल पटेल हों, उनके केस खत्म कर दिए गए। इस देश ने बाखूबी देखा कैसे सत्ता में आने के बाद केस खत्म होते हैं। इसकी शुरुआत तो उत्तर प्रदेश में ही हुई थी। मुख्यमंत्री बने योगी और अपने ऊपर लगे केस को उन्होंने एक कैबिनेट मीटिंग को बुलाकर खत्म कर दिया। यही स्थिति महाराष्ट्र में हुई थी और यही स्थिति अब सेंटर लेवल पर होने लगी। 10 बरस में अगर कुछ नहीं बदला तो क्या आने वाले वक्त में कुछ नहीं बदलेगा? सोनिया गांधी दूसरी तरफ इंडिया या कहें कांग्रेस के संसदीय दल की नेता चुनी गई। अपने भाषण में उन्होंने कहा, हमारी संख्या बढ़ी है, अब हमें चौकन्ना रहना होगा, देखना और समझना होगा कैसे ये सरकार चल रही है, उस पर बाकायदा निगरानी कड़ी रखनी होगी, क्योंकि ये बदल जाएगी सरकार अगले 5 बरस के लिए, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री के कामकाज के तौर तरीके ऐसे है नहीं। In reality, he has lost the mandate he sought and thereby lost the right to leadership as well. Yet, far from taking responsibility for failure, he intends to get himself sworn in again tomorrow. We do not expect him to change the substance and style of his governance, nor take cognizance of the will of the people. सोनिया गांधी का तजुर्बा पुराना है। 2004 में वो प्रधानमंत्री बन सकती थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने मनमोहन सिंह को आगे कर दिया, जबकि बड़े कद्दावर नेताओं की पूरी लकीर उनके साथ खड़ी थी। बावजूद इसके एक अर्थशास्त्री को उन्होंने आगे कर दिया। वो जानती समझती थी भारत को किस बात की जरूरत कब पड़ेगी और 2008 में जब पूरी दुनिया मंदी में थी उस वक्त भारत पर मंदी का प्रभाव नहीं पड़ा। अमेरिका तक चौंक गया कि क्या मनमोहन सिंह की खासियत है, लेकिन मौजूदा वक्त में ढोल किस बात को लेकर पीटे गए? बीते 10 वर्षों में और इस चुनाव के वक्त बार बार ये ढोल पीटे गए कि तीसरी बड़ी इकोनॉमी भारत होने जा रहा है और इसको लेकर जश्न पूरे मीडिया में मनाया गया। पूरी नौकरशाही उस जश्न में शरीक हो गई। और अब भी सवाल है जिसका जिक्र बार बार हो रहा था, तीसरी बड़ी इकोनॉमी, लेकिन सवाल यह है इस देश में प्रति व्यक्ति आय क्या है, उसको पूरी तरीके से अनदेखा किया गया। दुनिया के मानचित्र पर भारत का नंबर 125वें नंबर पर आता है। जिस जनसंख्या के साथ और जिस इकोनॉमी के साथ भारत चल रहा है उसमें प्रति व्यक्ति आय भारत का नंबर 125वां है। सवाल इतना भर नहीं है, सवाल यह है कि इस दौर में असमानता चरम पर हो गई। चंद लोगों के हाथ में सिर्फ पैसे ही पैसे थे और दूसरी तरफ खाली पेट लोग थे, इसीलिए 5 किलो अनाज देना पड़ा। यह भी निर्णय लगातार इस दौर में सरकार को ऑक्सीजन
मिल रही है यह सोच कर दिया गया। यानी एक तरफ लोगों को गरीब बना दीजिए, इस देश के भीतर में बेरोजगारी फैला दीजिए, उसके बाद जो पूंजी मिले कॉरपोरेट के साथ खड़े होकर उस पूंजी को लुटाइए या उस पूंजी के आश्रय उन्हें किसी तरीके से जिंदा रखिए। ऐसी राजनीति और ऐसी अर्थव्यवस्था, असमानता की स्थिति यह कि 10% लोगों के पास इस देश का 80% संसाधन है, यानी 90% के पास सिर्फ 20% संसाधन, और उस 10 में से भी अगर आप सिर्फ 1% का जिक्र करेंगे तो इनके पास 40% संसाधन इस देश का है। लेकिन देश का सच इसी इकोनॉमी के भीतर का क्या है? इस इकोनॉमी के भीतर का सच यह है कि बीते 5 बरस में भारत छोड़कर जाने वाले जो बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने समझ लिया इस देश के भीतर में एक तरफ टैक्स टेरर भी है और दूसरी तरफ नियम कायदे हैं और तीसरी तरफ एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तौर पर पूरा सिस्टम इस देश को चला रहा है। इसीलिए 11,000 बिजनेसमैन ने बीते 5 बरस में इस देश को छोड़ दिया और यह कतार लगातार बढ़ती चली गई। और यह कतार बढ़ते बढ़ते सवाल यह भी आया, इस देश के 156 रईस देश छोड़कर भाग गए, जिन्होंने इस देश के बैंकों से कर्ज जो लिया था, वो कर्ज इतनी बड़ी तादाद में है जिसकी कीमत अगर लगाइएगा तो 10,000 करोड़ से लेकर 50,000 करोड़ के बीच में इन रईसों के साथ पैसा जो जुड़ा हुआ है वो लगातार आपको चलता हुआ दिखाई देगा। लगभग 250 रईस ऐसे भी हैं जिन पर 100 करोड़ से 1000 करोड़ के बीच इन्होंने लोन इस देश के भीतर से लिया है। सवाल है ये पैसा उड़ाकर क्यों चले गए, उन्हें क्यों जाने दिया गया? पूरी एजेंसी, जांच एजेंसी, सब कुछ इस दौर में खाकली और कंगाल क्यों दिखाई देने लगी? बावजूद इसके जनता ने सरकार को समझा और हराया, खामोशी के साथ देखा, परखा और हराया। वो सरकार इस वक्त कह रही है ना हम हारे हैं, ना हारेंगे और ना ही हम इस बात से चूकेंगे कि सरकार हमारी ही हो। तो एनडीए की सरकार शपथ ले चुकी है और उसके बाद सवाल यह है कि खुद को भगवान मानने की चाह तले प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति ने शपथ दिलाई। अब उनके सामने इस देश की तमाम परिस्थितियों को पूरा करने की जिम्मेदारी है। उस पूरा करने की जिम्मेदारी में वह जनता के लिए काम होगा या अपनी सरकार के लिए बहुमत जुटाने की तोड़जोड़ खुद एनडीए के भीतर कहीं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह तो नहीं करने लगेंगे? यह सवाल उन 10 बरस से निकलता है जहां पर इस देश में लगभग 6 राज्यों में, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे गोवा हो, तमाम जगहों पर देखिए तो सरकार गिराकर कैसे खुद को लाया जा सकता है, ये तौर तरीके इस देश में पैसों के आश्रय सीख लिए और वो पैसा खुले तौर पर असंवैधानिक कहिए, गैर कानूनी कहिए, उसको खुले रूप में इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए इस देश में लागू किया गया। लेकिन बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी कहा, फिर भी सरकार को शर्म नहीं आई। और इन सब के बीच अगर आप परखना शुरू कीजिएगा तो लोकतंत्र का मतलब तो रूल ऑफ द पीपुल होता है, जनता का ही कानून होता है। लेकिन खुद को सबसे बड़े टीचर के तौर पर माना गया, जनता को टीचर नहीं माना गया। तो जनता ने और वोटर की शक्ल में जो मैसेज दिया कि आप ऐसा ना सोचें कि आप भगवान हैं, तो क्या बीजेपी का संकट अब मोदी के अस्त होने की किरणों के साथ बड़ा होगा? यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि इस देश के भीतर में बिल्कुल नए जातीय समीकरण है। हरियाणा में दलित जाट साथ नजर आने लगा, राजस्थान में जाट हो, मीणा हो, गुज्जर हो, जाटव हो, वो साथ इंडिया के पक्ष में नजर आने लगा। यूपी में पहली बार दलित और यादव एक साथ नजर आने लगे जो इंडिया के पक्ष में थे। शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति से जुड़ी हुई सीटें एक झटके में बीजेपी की जो पिछली बार 46 थी वो 30 पर आ गई। और इस देश के भीतर में जो प्रभावित डोमिनेटेड सीट कहते हैं, जो दलित कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं, उसमें इस बार इंडिया के पक्ष में 53 सीटों का इजाफा हुआ और वो 93 पर पहुंच गई। वहीं बीजेपी 57 पर आ गई, यानी पिछली बार से 34 कम हो गए। ये मैसेज इस देश के भीतर में उस राजनीति को साधते हुए सत्ता तक पहुंचने के रास्ते में उसी राजनीति को जनता द्वारा डिगा देना है जहां पर तमाम समीकरण अलग हो गए। इतना ही नहीं, इस देश की महिलाओं ने भी अपने अपने तरीके से वोट डाले। कुछ ममता के साथ नजर आई, लेकिन दूसरी तरफ केजरीवाल या जगन
और नवीन के साथ वो नजर नहीं आई। इस दौर ने यह भी सिखाया कि जो इस दौर को नहीं समझेगा और किसी एक रास्ते को नहीं पकड़ेगा उसको मटिया मेट कर दिया जाएगा। और ध्यान दीजिए, इस देश के 5 बड़े नेता मटिया मेट हो गए। उसमें नवीन पटनायक है जो ना इंडिया में थे ना एनडीए में थे। उसमें जगन रेड्डी है जो ना इंडिया में थे ना एनडीए में थे। उसमें मायावती है जो दोनों तरफ नहीं थी। इसमें केसीआर हैं जो दोनों तरफ नहीं थे। यह कौन सी परिस्थिति थी जो बता रही थी कि आप ऐसी परिस्थिति में मत खड़े होइए कि आप तटस्थ हैं तो बच जाइएगा? बिल्कुल नहीं। यह केसीआर को भी समझ में आया, जगन रेड्डी को भी समझ में आया, नवीन पटनायक को भी समझ में आया, मायावती को भी समझ में आया। इस दौर में आपका रास्ता बिल्कुल अलग नहीं हो सकता है। और सबसे बड़ी बात तो यह हुई, इस दौर में बीजेपी जिस अपनी पहचान को लेकर बरसों बरस से राजनीति को साध रही थी और आरएसएस पीछे खड़ी आ रही थी, वही हिंदुत्व आखिरी पायदान पर पहुंच गया और उग्र हिंदू राष्ट्रवाद के आश्रय इस देश में वोटों के ध्रुवीकरण की जो सोच थी और माना गया और कहा गया और खुलकर कहा गया कि अयोध्या हिंदुओं का वेटिकन होगा। देखिए, उसी अयोध्या में वहीं के लोगों ने उसी बीजेपी को हरा दिया जो अयोध्या में वेटिकन खोज रहे थे। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें शरीक हुए। उन्होंने मैसेज इस देश के तमाम कॉरपोरेट और बड़े बड़े लोगों को दिया और वही आरएसएस अवतरित तौर पर प्रधानमंत्री को देखने लगी। और वहां से इस देश में यह बात चल पड़ी और होते होते प्रधानमंत्री की जुबान पर आ गई कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। सवाल ये राजनीति के अवसान के वक्त का है या मौजूदा वक्त में एक नई सरकार के आने का उल्लास का है? ये तय खुद करना होगा, क्योंकि बांटने वाली राजनीति नहीं चल सकती है। सवाल सिर्फ इतना है कि तमाम मंत्रियों की फहरिस्त में, चाहे वह जनता दल यूनाइटेड के ललन सिंह हो या कर्पूरी ठाकुर के बेटे रहे रामानाथ ठाकुर हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे कुमार स्वामी ही क्यों ना हो, और अठावले जो हमेशा मौजूद रहते हैं, वही एक लंबी फहरिस्त है। मैसेज बहुत साफ है अपने तौर पर। आपको इस देर में तय करना होगा इस दौर में कि आप गठबंधन में हैं, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे, सहमति बनाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे या फिर पुरानी तर्ज पर चलेंगे। और यह देश तो इसी गठबंधन के आश्रय चल रहा है जहां हर जाति समुदाय के लोग अपनी स्वतंत्रता के साथ अपने उस एहसास को लेकर जीते हैं। यह देश हमारा है, हमने ही इसे सींचा है और आगे बढ़ाया है। लेकिन बावजूद इन सब के बीते 10 बरस के किस्से क्या वह दफन हो जाएंगे आने वाले वक्त में, या उस राजनीति को नए पर लगेंगे? और ये पर को साधे हुए इंडिया इंतजार कर रहा है। और इस इंतजार के दौर में उसे 2-3 बातें समझ में आ गई है। पहला, इसी बरस चुनाव महाराष्ट्र में होने हैं, हरियाणा में होने हैं, झारखंड में होने हैं। तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है। ये 3 राज्य बीजेपी गंवा सकती है। अगर लोकसभा चुनाव के अक्स तले विधानसभा चुनाव के परिणामों को आप परखना चाहेंगे तो आपको जानकर हैरत होगी, महाराष्ट्र के भीतर बीजेपी और उसके गठबंधन को 100 सीट भी नहीं मिलेगी, जो इस लोकसभा चुनाव का मैसेज है। हरियाणा के भीतर उसको सिर्फ 20% सीटें मिलेंगी। झारखंड के भीतर वो 50-50 पर सिमटती हुई दिखाई देगी, जो इस लोकसभा चुनाव के परिणामों का मैसेज विधानसभा में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद अगले बरस दिल्ली और बिहार है। इंतजार इंडिया कर रहा है। ये अपने बोझ से गिरेंगे, अपने नियम कायदों से गिरेंगे, अपने अंतर्विरोध से गिरेंगे और अपनी तानाशाही तले गिरेंगे, क्योंकि इन्होंने इस देश के उस राग को समझा ही नहीं कि भारत गांधी का देश है। भारत गंगा के निर्मल बहते हुए पानी का देश है। भारत उस संगीत की धुनों पर चलने वाला देश है जिसके आश्रय बॉलीवुड भी जिंदा रहता है। लेकिन गंगा भी राजनीति का हिस्सा बन गई। गांधी को भी राजनीतिक तौर पर निशाने पर लिया गया। बॉलीवुड को अपने अनुकूल करने के हिसाब से उसकी पूरी क्रिएटिविटी को खत्म कर दिया गया। तो इन 5 बरस क्या होगा, हम लोग सिर्फ सोच सकते हैं और इस शपथ ग्रहण को देखकर शुभकामनाएं दे सकते हैं। तो शुभकामनाएं दे दीजिए, लेकिन बीते दिनों को याद करते हुए उस एहसास को
बदलवाने की कोशिश इस दौर में अपने तौर पर बतौर नागरिक हर किसी को करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।